नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर पहला होने वाला है। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज से आप लोगों का जो रीजनिंग का क्लास है ना, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का टॉपिक कौन सा पढ़ना है आज, तो हम लोगों ने ना तर्क करना पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ना जो हम लोग तर्क करने का जो आप लोगों का टॉपिक है ना, तो उसमें से आज प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट है। तो आप लोगों का ना जितना भी टॉपिक है ना रीजनिंग का, उसको ना आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक टॉपिक में से ना कम से कम 3 से 4 क्लास लेकर के आऊँगा। उसमें सबसे पहले आप लोगों का क्लास लाऊंगा ना, उसमें थोड़ा सा सरल क्वेश्चन लाऊंगा। दूसरा क्लास में थोड़ा सा कठिन करूंगा। तीसरा में और थोड़ा कठिन। चौथा में और थोड़ा कठिन। तो सरल से हम लोग ना कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक ही बार में टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं लाऊंगा। क्योंकि देखो, जो लोगों को ना पहली बार आ रहे हैं क्लास में, उनको भी ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आना चाहिए और उनको भी बनना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चन का लेवल है ना, उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, टफ धीरे धीरे करते जाएंगे। ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछे रीजनिंग से, तो कम से कम 30 प्रश्नों में हम लोगों का 25 से 28 प्रश्न सही सही बनना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग तैयारी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ना आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, तो आप लोग देखो, भाग 1 करके सामान्य मानसिक योग्यता करके दिया है। और इसमें से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है और 30 जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और 30 प्रश्न और 30 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। चाहे आप लोग प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो प्री बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। किसी भी प्रकार से उसमें अंतर नहीं है। और जो अंतर होगा वो केवल ना जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें रहता है। डीएलएड में थोड़ा सा ईजी पूछा जाता है, तो बीएड में थोड़ा सा उससे टफ पूछा जाता है। लेकिन सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक रहना है। चाहे आप बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएलएड की तैयारी करो, दोनों लोगों को इसको पढ़ना है और ध्यान से आप लोगों को अटेंड करना है। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है ना, उसे अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो सबसे फर्स्ट में ही लिखा है, देखो, तर्क करना। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो तर्क है ना, उसको हम लोग समझेंगे। और आप लोगों का जो सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग का जो विषय है ना, उसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वर्बल प्रश्न और दूसरा नॉन वर्बल प्रश्न। मतलब एक ना आप लोगों से जो संख्यात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा और दूसरा जो प्रश्न है वो चित्र आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग ना दोनों तरीकों से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोगों को ना मैं सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। जो पहली बार इस क्लास को देखेंगे उस वो भी बना पाए, और जो ना पहले से ही बना रहेंगे उनको भी समझ में आ जाए। तो ऐसे तरीके से पढ़ाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तर्क करना करके दिया गया है। ये आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है आज का। चलिए, उसके बाद ना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और खुद प्रैक्टिस करना है। आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी मैं आप लोगों का रीजनिंग की क्लास लाऊंगा ना, तो एक रफ कॉपी ले लेना, मोटा वाला, कम से कम 200-250 पेज वाला ले लेना। और उसके बाद ना जब मैं आप लोगों का क्लास लूँगा ना, तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे मैं प्रश्न पहला बोला और रुका, बीच में रोक सकते हो और रोक करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है आप लोगों को। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा, जब समझ में नहीं आएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार से कैसे उसमें सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, आप लोगों को समझना है। और जो कुछ भी नया जो होगा ना, उसे आप लोगों को नोट करना है। और जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा, उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। और आप लोगों का ना इसका जितना भी क्लास होगा ना, उसके क्लास हो जाने के बाद तुरंत उसका जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आंसर भी उसी में डालूंगा। ठीक है। ताकि आप लोग क्या करोगे, प्रश्न को भी देख लो और किस प्रकार से सॉल्व हुआ है इसको भी देख लो। तो इस प्रकार से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और रीजनिंग में खासतौर से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो प्रैक्टिस है। इतना ज़्यादा आप लोगों को समझाने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कैसे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है ना, इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों के लिए ना उदाहरण के थ्रू ना 6-7 आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। तो ध्यान से ये जो निर्देश है उसको पढ़ो। 6 से 12, यहाँ 4 आरेख ABCD करके दिया गया है, नीचे दिया है। ठीक है। उदाहरण करके दिया है
6 से 12 तक की, मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 12 तक की 3 अवयव दिए गए हैं। मतलब 3 प्रकार के अलग अलग जो डाटा है ना वो दिया गया है, जो वस्तु वगैरह जो होगा वो दिया गया है। उस आरेख का चयन करना है जो अवयव को सही संबंध को दर्शाता है। मतलब 3 प्रकार के अलग अलग जो डाटा है वो दिया गया है और तीनों डाटा में ना किस प्रकार से संबंध है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले ये जो प्रश्न क्रमांक 6वां करके दिया है ना, इसको देखो, इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है, मतलब क्या क्या वस्तु दिया है। सबसे पहले कार दिया है, दूसरा बस दिया है और तीसरा हवाई जहाज़ दिया है। क्या? तो पहला कार दिया है, दूसरा बस दिया है और तीसरा हवाई जहाज़ दिया है। अब तीनों में किस प्रकार से संबंध है आप लोगों को ये बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके। तो आप लोग पहले अपने मन से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गैस करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर होगा। फिर आप लोगों को ना मैं विस्तार पूर्वक दूंगा और प्रत्येक प्रश्न के बीच ना 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो बीच में आप लोग पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तो सारे प्रश्न का आंसर मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन खुद से पहले आप लोगों को ट्राई करना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। और सारे आप लोगों के सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, पर्सनली मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे समझना है आप लोगों को, तो देखो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 को देखो, कार, बस और हवाई जहाज। तो कार आप लोग बताओ अपने आप में अलग है कार ना, बस अलग है और हवाई जहाज अलग है। तो तीनों में किसी प्रकार के संबंध है क्या? नहीं है। तो कार के लिए क्या होगा, ये कार है वो अलग है अपने आप में, दूसरा जो बस है वो अपने आप में अलग है और तीसरा हवाई जहाज, तो वो तीनों अपने आप में अलग है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ऐसे आप लोगों को आंसर लेना है समझते हुए, ठीक है। क्योंकि कार जो है वो पर्सनली होता है, बस जो है वो सार्वजनिक होता है और हवाई जहाज जो है वो आसमान में उड़ता है। तो तीनों का किसी प्रकार से संबंध होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो डायग्राम होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आप लोगों का तर्क करना जो टॉपिक है ना, इसको वेन आरेख या वेन डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को देखिए उसी प्रकार से, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो तीनों में से कौन सा आंसर होगा आप बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इन चारों में से बताओ ये प्रश्न क्रमांक 7वां का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य अपने आप में अलग है ना, पृथ्वी भी अपने आप में अलग ग्रह है और चंद्रमा भी अपने आप में क्या है, अलग अलग ग्रह है। तीनों की विशेषता भी अलग अलग है। सूर्य प्रकाश देता है, पृथ्वी में क्या है, जीवन संभव है, चंद्रमा क्या है, अपने आप में चांद है, शीतल जो ग्रह है वो है। तो तीनों के तीनों का किसी प्रकार से संबंध है क्या? नहीं है। तो सूर्य अलग हो जाएगा, पृथ्वी अलग हो जाएगा और चंद्रमा जो है वो अपने आप में अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़िए। अब ये जो 8वां दिए इसको पढ़िए, अभियंता मतलब वकील होता है, अध्यापक और महिलाएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़ो, अभियंता, अध्यापक और महिलाएं। तो अभियंता का मतलब होता है वकील होता है और अध्यापक मतलब टीचर आप लोग जानते हो और महिला का मतलब जानते हो। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें कैसे करेक्ट होगा ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब कई महिलाएं क्या होंगे, अभियंता मतलब वकील हो सकते हैं, कई महिलाएं अध्यापक हो सकते हैं और कई महिलाएं ऐसे होंगे जो दोनों हो सकते हैं, अभियंता और अध्यापक मतलब वकील और अध्यापक दोनों हो सकते हैं। तो एक डायग्राम जो है वो क्या है, महिलाओं को दर्शाता है, दूसरा डायग्राम किसको दर्शाएगा, अभियंता को दर्शाएगा, तीसरा अध्यापक को दर्शाएगा। और इसलिए जुड़ा हुआ इसलिए इसमें है क्योंकि कुछ महिला अध्यापक हो सकता है, कुछ महिला अभियंता हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, तो तीनों मिक्सिंग है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए, पति, पत्नी, परिवार। अब आप लोग बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। पति, पत्नी और परिवार का कौन से इसमें संबंध को दर्शाएगा, तो बताइए, फिर आप लोगों को मैं आंसर देता हूँ।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न क्रमांक 9 को इसमें दिया है पति, पत्नी और परिवार। तो आप लोग मुझे ये बताओ, परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों आ जाएगा ना, तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो परिवार हो जाएगा। और परिवार के अंदर कौन आता है? तो परिवार के अंदर पति आता है और परिवार के अंदर ही क्या आता है? पत्नी आता है। दोनों अलग अलग होगा जी, पति अलग होगा, पत्नी अलग होगा, दोनों का जेंडर अलग है ना जी। पति जो है वो पुरुष वर्ग में आएगा, पत्नी जो है वो महिला वर्ग में आएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड वो लोग नहीं है। पति का बिल्कुल अलग हो जाएगा और पत्नी का ये भी अलग हो जाएगा। लेकिन परिवार के अंदर क्या है? दोनों के दोनों आता है ना, एक ही परिवार के सदस्य होंगे ना जी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे समझना है? धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों को क्या है ना, जितने भी प्रकार से इसमें डाटा दिया है तो तीनों जो डाटा अलग अलग देंगे ना उसका रिलेशन एक दूसरे से कैसे है, केवल आप लोगों को ये स्पष्ट करना है। पता आप लोगों को सारा चीज़ रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझने में ना हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए। अब देखिए इसमें दिया है वर्षा, झील और पानी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? अब बताइए। सेम टू सेम इसी के जैसा प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। कैसे? तो देखो प्रश्न क्रमांक 10 को सबसे पहले वर्षा दिया है, झील दिया है और पानी दिया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो पानी है, पानी जो है वो वर्षा भी हो जाएगा ना और झील भी आ जाएगा। मतलब पानी किन से बनेगा जी? झील जो है वो पानी का ही हिस्सा होता है और वर्षा भी है वो क्या होता है? वो भी पानी होता है। तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है वो पानी हो जाएगा। उसके अलावा ये जो वर्षा है वो अलग हो जाएगा, गिरता हुआ पानी को क्या बोलेंगे? वर्षा बोलेंगे, ये अलग हो जाएगा। और उसके अलावा झील जो है वो अलग हो जाएगा। स्थायी जो पानी रहता है उसको क्या बोलेंगे जी? झील बोलेंगे। और वर्षा मतलब गिरता हुआ पानी को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्षा बोलेंगे। तो दोनों में किसी प्रकार से कनेक्शन है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? पानी है। तो इसके अंदर क्या आएगा? दोनों आ जाएगा अलग अलग हिस्सा में। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 11वां को ध्यान से पढ़िए अब। तो 11वां क्या बोला है? देखो अनाज, दाल और गेहूं। तो अनाज और दाल और गेहूं किस में आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो ये जो अनाज है वो दोनों हो जाएगा ना जी। अनाज के अंतर्गत क्या आएगा? दाल भी अनाज होता है और गेहूं भी अलग होता है। और देखो ये जो दाल है वो अपने आप में अलग है और गेहूँ जो है वो अपने आप में अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ है ना, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? अनाज है। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा वो अनाज हो जाएगा और दाल अपने आप में अलग है और गेहूँ अपने आप में क्या है? अलग है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा जो वेन डायग्राम है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। ग्रह, पृथ्वी, मंगल। अब बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ग्रह, पृथ्वी, मंगल और तीनों जो डायग्राम है वो किसको दर्शाएगा? अब बताओ। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यही वाला बी वाला। कैसे? तो देखो ग्रह बोला है, पृथ्वी बोला है और मंगल हो जाएगा। पृथ्वी और मंगल दोनों के दोनों क्या है? ग्रह है। तो ग्रह के अंदर क्या होगा? पृथ्वी अलग है और मंगल अपने आप में क्या है? अलग है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा जी? आप लोग ये बताओ। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 12 तक की आप लोगों को कराया ना वो केवल आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप लोगों का जो मेन प्रश्न शुरू होता है ना अब यहाँ से शुरू होता है। अब आप लोगों को क्या करना है? इतना सारा एग्जाम्पल दिया ना, अब आप लोगों के लिए ना लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ और अब आप लोगों को एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को शुरुआती में जल्दी जल्दी इसलिए बताया ताकि आप लोगों को ना 6-7 प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। अब आप लोगों का एक्चुअल में प्रश्न शुरू होता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और जितना भी प्रश्न है वो ध्यान दोगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है डीएलएड और बीएड की, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके अलावा आप लोगों का जो एक चैप्टर है ना मतलब पहला जो उसका टॉपिक है वो भी कवर होते चलेगा।
तो मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। उसके बाद ना ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो दोबारा प्रश्नों को देखोगे और प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। औरों से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रदर्शन करना है, ज़्यादा आप लोगों को सीखना है। आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना जी। तो बाकियों से ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। और आप लोगों को इसका PDF दूंगा तो वहाँ से आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। इस क्लास को देखने के बाद दोबारा खुद से बनाइए, खुद से कितना बनता है देखिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका PDF आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ोगे, तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल में ना कमेंट में बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आप लोगों के नंबर को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को ना रेंडमली एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, मेरा ही वो नंबर है। और वहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन में शो हो रहा है ना, वहाँ पर आप लोग सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो प्राइवेट आप लोगों को क्या करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जितना भी आप लोगों का ये जो क्लास लूँगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, सारे विषय के PDF को, सारे क्लास को आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना, उसके लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा। और चार्ज केवल इतना होगा कि आप लोग कहीं बाहर जाते हो ना, तो उसमें नॉर्मल जो भी खाते हो ना जी आप पर्सनल, तो उतना ही खर्चा लूँगा। एक बुक के ना लगभग 10% जो होगा ना उस प्रकार से लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। देखो इस प्रकार से रिक्वायरमेंट रखने का वजह ये है कि जो लोग एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं ना अच्छे से पढ़ करके, तो सारा बुक वगैरह मटेरियल जो मेरा जो नोट्स वगैरह है वो सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मैं बेवजह का ट्रैफिक या भीड़ नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए ना जो लोग एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। केवल रीजनिंग का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का जो PDF है वो प्रोवाइड करूँगा। बहुत लोग अभी तक की जुड़ चुके हैं, 30-40 लोग क्या है ना अभी तक की जुड़ चुके हैं मेरा इस ग्रुप में। तो आप लोग भी जुड़ सकते हो ईजिली तरीके से, ठीक है? और सारी सेफ्टी का बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा कि किसी चीज़ का किसी भी प्रकार से मिसयूज़ ना हो। चलिए अब आप लोगों का ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाद में आप लोगों को और सारा चीज़ बता दूंगा। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? लेकिन ट्राई करना है मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। एग्जाम्पल में भी हम लोग इसी प्रकार से पढ़े हैं। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर B जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या बोला है, गेहूं, मक्का और अनाज। तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो अनाज है वो गेहूं भी है और मक्का भी है, तो ये अनाज का डायग्राम ये बड़ा वाला हो जाएगा। उसके अलावा गेहूँ अपने आप में क्या है, अलग है, और मक्का अपने आप में अलग है। तो इसीलिए ये जो डायग्राम है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को जो एग्जाम्पल जो दिया था ना अभी तक की 6 प्रश्न, तो उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न था, लेकिन उसमें जो अलग अलग जो अनाज का नाम है वो बदल दिया गया था। तो इसीलिए आप लोगों को इसी प्रकार के जो रिलेशन है उसको समझना है, रटना आप लोगों को इसमें नहीं है। जितना भी मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास लूँगा, जितना भी प्रश्न बताऊँगा, उन सारे प्रश्नों को समझना है ताकि आप लोगों को रिलेशन समझ में आए, ठीक है? मैं ये नहीं बोलता कि सेम प्रश्न देंगे, सेम टू सेम नहीं देंगे। इसमें अनाज बोला है, कोई चीज़ और दे देगा दूसरा, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। अब बताओ कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट होगा? ध्यान से बताना जी, गलत नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर A जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें बोला है कि स्त्री, माँ और इंजीनियर बोला है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, स्त्री जो है वो माँ भी है कि नहीं, आप लोग ये बताओ। तो स्त्री और माँ के जो संबंध को दर्शाएगा वो ये हो जाएगा। उसके अलावा कुछ जो माएँ हैं वो क्या हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, और कुछ इंजीनियर क्या हो सकता है, माँ हो सकता है। तो इसीलिए ये जो डायग्राम है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बाहर वाला डायग्राम जो सर्कल है ना वो किसको दर्शाएगा, तो वो स्त्री को दर्शाएगा। उसके अलावा अंदर वाला ये जो सर्कल है ना वो किसको दर्शाएगा, तो माँ को दर्शाएगा, क्योंकि माँ जो है वही तो स्त्री है जी, हैं तो स्त्री ही माँ होगा। तो इसीलिए
ये डायग्राम आ जाएगा। उसके अलावा कुछ माए जो है वो क्या होता है, वो इंजीनियर होता है कि नहीं, और कुछ स्त्री भी क्या होता है, इंजीनियर होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो डायग्राम है ना वो आएगा इसमें। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़िए। कौन सी संयोजन आकृति मच्छर, चींटियां और कीटों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है मच्छरों, चींटियों और कीटों को सही जो डायग्राम है ना वो कौन सा दर्शाता है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, मच्छर, चींटियों और कीटों। तो आप लोगों को एक चीज़ इसमें बता दूं, ये जो कीटो है ना, तो वो कीटो जो होगा वो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा, और कीटो के अंतर्गत मच्छर भी आता है और चींटियां भी आता है। मतलब जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है ना वो किस में आ जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना जी कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े के अंतर्गत मच्छर भी आ जाएगा और चींटियां भी आ जाएगा। तो मच्छर जो है उनकी प्रजाति बिल्कुल अलग है अपने आप में, और उसके अलावा जो चींटियां हैं उसकी प्रजाति अपने आप में अलग है। तो दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएगा, तो वो कीटों के अंतर्गत आ जाएगा, कीड़े मकोड़े के अंतर्गत। मच्छर अलग होगा और चींटियां अपने आप में अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को संबंध को समझते हुए चलना है, ठीक है, तो ही आप लोग अच्छे से बनाते हुए पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को ना शुरुआती में इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। धीरे धीरे ना आप लोगों को सारे प्रश्नों को समझाऊंगा और टफ भी लाऊंगा इससे ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को सारी प्रकार से प्रैक्टिस कराऊंगा तभी बेहतर एजुकेशन हो पाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, हम सीखने के लिए सुनते हैं। ऑप्शन बी, हम संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं। ऑप्शन सी, हम विवादों का समाधान करने के लिए सुनते हैं। या ऑप्शन डी, श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है बोला है, तो सुनने से जो संबंधित नहीं है, जो गलत आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग केवल जो सुनते हो, लिसनिंग करते हो, वो संबंध या रिलेशन बनाने के लिए करते हो क्या, और बनाए रखने के लिए करते हो क्या? नहीं ना। आपकी भी बातों का कुछ वैल्यू होगा जी, आप उसका क्या करोगे, प्रतिक्रिया दोगे, उसका क्या होगा, रिस्पांस दोगे, तभी ना अच्छे से होगा। लेकिन केवल सुनना जो है ना वो सुनने से संबंधित नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न जो है ना वो भी आप लोगों को दिया जा सकता है। और कैसे दिया जा सकता है? आपका जो टॉपिक है वो तर्क करना है, तो इसी प्रकार से प्रश्न से भी आप लोगों की जो तर्क क्षमता है उसको नापा जा सकता है कि आप में कितना तर्क क्षमता है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो प्रश्न है ना वो भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इसमें मध्यस्थता करने और असहमतियों को सुलझाने की क्षमता शामिल है। ऑप्शन ए, नेतृत्व। ऑप्शन बी, रचनात्मक सोच। ऑप्शन सी, विवाद प्रबंधन। या ऑप्शन डी, आलोचनात्मक सोच। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, विवाद प्रबंधन, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसमें मध्यस्थता करने और असहमतियों को सुलझाने। मान के चलो दो व्यक्तियों के बीच अगर लड़ाई हो गया, उसमें असहमति है दोनों के बीच, तो सुलझाने के लिए आप क्या करोगे? विवाद जो है उसका प्रबंधन ही ना करोगे, जिस बीच में आप मीडिएटर ही ना बनोगे। तो यही ना हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से भी आप लोगों को तर्क करने की जो क्षमता है उसको परखा जा सकता है। तो ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, समझना है और पढ़ते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वां को पढ़िए। निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी तथा रसायन के संबंध को सही प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी और रसायन के संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भौतिकी पढ़ते हैं और रसायन पढ़ते हैं ना। विज्ञान जो एक विषय है ये विज्ञान हो जाएगा, और उसी के अंतर्गत भौतिकी का विषय अलग हो जाता है और रसायन का विषय अलग हो जाता है। लेकिन दोनों के दोनों किस में आएगा? विज्ञान के
अंदर ही आ जाएगा ना। तो ये बड़ा वाला जो डायग्राम हो जाएगा वो क्या होगा, विज्ञान हो जाएगा, और भौतिकी अपने आप में अलग विषय हो जाएगा, और रसायन जो है वो अपने आप में अलग विषय हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है, उसके अंदर में जितना भी चीज़ पढ़ते हैं उसको समझना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को पढ़िए। निम्न में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के संबंध को सबसे अच्छे तरह से चित्रित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और जितना भी प्रश्न इसमें मैं लाया हूँ ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है व्यापम के द्वारा, तो प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए क्या इसका आंसर होगा, पहले खुद सोचिए, खुद आंसर लीजिए। कमेंट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन खुद से आंसर लीजिए, अपने मन से लीजिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए आप। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें क्या बोला है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग बोला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये त्रिभुज और चतुर्भुज इसमें भुजाओं वाला बोला है ना, तो ये बड़ा वाला क्या होगा, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। और त्रिभुज के अंतर्गत ही चतुर्भुज आ जाता है ना जी, हम लोग पढ़ते हैं ना त्रिभुज, 3 भुजाओं का योग त्रिभुज, 4 भुजा मतलब अलग अलग भुजा होगा। तो ये भुजाओं वाला को क्या आएगा, तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो वर्ग बोला है, वर्ग अपने आप में अलग है ना, वर्ग का मतलब ही क्या होता है, सर्कल होता है ये, तो अपने आप में अलग है ना। उसके अलावा त्रिभुज बोलोगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज बोलोगे तो इस प्रकार से चतुर्भुज हो जाएगा, इसकी 4 भुजा है तो चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अंतर्गत आता है, इसके अंदर में ही, लेकिन जो वर्ग है वो पूरी तरह से अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है प्रस्तुति, दूसरा सिफारिश, तीसरा आगमन, चौथा चर्चा और पांचवा परिचय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप लोगों को ना ये जो 5 अलग अलग जो शब्द दिया है उसको ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये आप लोगों को जमाना है। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इसमें ना अलग अलग अर्थपूर्ण क्या दिया है, शब्द दिया है और उसको जमाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो तीसरा है ना वो पहला में आ जाएगा, आगमन आ जाएगा। और आगमन का मतलब क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो सबसे पहले एक जो शिक्षक है किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए गए हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना जब बालकों को उदाहरण पहले देता है उस टॉपिक से संबंधित, तो सबसे पहले बच्चों को क्या करेगा, उदाहरण देगा। और उदाहरण देने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन जो है ना वो अगर बताता है तो वो आगमन पद्धति कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आगमन करेगा जो एक शिक्षक है वो। दूसरा में क्या करेगा, दूसरा जो है वो परिचय देगा। क्या? तो सबसे पहले बच्चों को अगर उदाहरण दे दिया, उदाहरण देने के बाद दूसरा में क्या करेगा, वो परिचय देगा उस टॉपिक का, उस पार्ट का। उसके बाद तीसरा में क्या करेगा, प्रस्तुति करेगा, जो टॉपिक उन्होंने सोच कर क्या है जो उसे पढ़ाना है वो क्या करेगा, तीसरा में प्रस्तुति देगा। उसके बाद चौथा में क्या करेगा, चर्चा करेगा, उस जो टॉपिक को पढ़ाना है उससे संबंधित क्या करेगा, चर्चा करेगा। और अंतिम रूप से पांचवा में सिफारिश करेगा। तो ये पांचवा हो जाएगा। मान के चलो आप एक शिक्षक हो और शिक्षक के रूप में सबसे पहले आप लोग किसी कक्षा में गए, तो कक्षा में जाने से पहले क्या करोगे, आगमन पद्धति से जिस टॉपिक को पढ़ाना है पहले आप उदाहरण दोगे बच्चों को सबसे पहले। तो ये आपने उदाहरण दिया। दूसरा में आप क्या करोगे, दूसरा में आप लोग परिचय दोगे उस पाठ का कि क्या क्या आप पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे। उसके अलावा तीसरा में फिर प्रस्तुति करोगे कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है बोल करके प्रस्तुत करोगे। उसके अलावा चौथा में आप चर्चा करोगे उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। और पांचवा में अंतिम रूप से क्या करोगे, सिफारिश करोगे कि हाँ ये अलग अलग है, इसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आप सिफारिश दोगे अपने तरफ से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी टाइप से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपको बताना है कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच कैसा संबंध होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा,
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 9 में बोला है कि देखो टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र बोला है क्या? तो देखो इसमें टेनिस प्रशंसक बोला है, मतलब ऑडियंस जो चीज़ टेनिस का क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, चाहने वाला है ना, या हो सकता है उसका फ़ैन हो, तो इसमें टेनिस प्रशंसक बोला है। उसके अलावा एक में बोला है क्रिकेट खिलाड़ी और उसके अलावा छात्र। तो देखो एक तरफ हो सकता है टेनिस प्रशंसक, तो ये मान के चलो टेनिस प्रशंसक है। कुछ टेनिस प्रशंसक जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। मान के चलो कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो टेनिस का प्रशंसक करने वाला हो सकता है, मतलब चाहने वाला हो सकता है कि टेनिस भी उसको पसंद हो तो प्रशंसा करता होगा। तो कुछ जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो टेनिस प्रशंसक हो सकता है, और जो टेनिस प्रशंसक है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इसीलिए यह क्या होगा, टेनिस प्रशंसक का हो जाएगा। एक तरफ क्या होगा, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएगा, और उसके अलावा छात्र भी कौन होगा, ये हो जाएगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि जो छात्र है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। मतलब आप लोग वैभव सूर्यवंशी को देखो ना, तो वो एक स्टूडेंट है 10वीं का हाल ही में अभी, तो वो क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी भी है और क्या है, वो छात्र भी है। उसके अलावा वो जो वैभव सूर्यवंशी हो सकता है टेनिस प्रशंसक भी होगा, तो जो छात्र है वो दोनों हो सकता है। तो इसीलिए ये जो तीनों है ना कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, तो ये जो डायग्राम है ना तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सी भी तो हो सकता है सर बोल करके। सी कैसे नहीं होगा, देखो देखो ये दोनों में क्या है, ये दोनों अलग अलग हो जा रहा है। कैसे? मान के चलो मैं इसे टेनिस प्रशंसक रख दूं और ये क्रिकेट खिलाड़ी रख दूं या छात्र रख दूं, तो टेनिस प्रशंसक और क्रिकेट खिलाड़ी के कोई संबंध आपस में जुड़ रहे हैं क्या? नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं होगा। देखो एक जो टेनिस प्रशंसक है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और उसके अलावा छात्र भी हो सकता है। मतलब ये जो टेनिस प्रशंसक जो आदमी है वो क्रिकेटर भी हो सकता है या छात्र भी हो सकता है। मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला आएगा। ये देखो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाएगा, ये पहला और तीसरा में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब चलिए आप लोगों को एक निर्देश दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 10 से 15 तक की ना नीचे में अलग अलग आप लोगों को वेन डायग्राम दिया गया है, मतलब इस प्रकार के चित्र दिया है और इन तीनों समूहों को देखना है। अलग अलग आप लोगों को क्या है, डाटा दिया है, समूह दिया है फैक्चुअल, उसको पढ़ना है और पढ़ करके क्या करना है, सही आंसर लेना है। केवल ये बोला है, ठीक है। PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो और अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, इसी प्रकार से उसमें भी बोला जाएगा आपके जो प्रश्न मिलेगा उसमें। तो प्रश्न क्रमांक 10वां को देखो, कुत्ते, बिल्ली और पागल प्राणी दिया है, तो तीनों का क्या संबंध होगा आपस में ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक इसमें जो 10 दिया गया है ना ये वाला, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले 10वां को देखो, कुत्ते दिया है, बिल्ली दिया है और पागल प्राणी दिया है। तो कुत्ते की प्रजाति जो होता है वो अलग होता है पूरी तरह से, और बिल्ली का जो प्रजाति है वो अलग होता है पूरी तरह से। तो ये पहला वाला कुत्ता हो जाएगा और ये जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रजाति अलग अलग है। और पागल प्राणी बोला है, तो आप लोग मुझे ये बताओ क्या सभी कुत्ते पागल प्राणी होते हैं क्या, पागल होते हैं क्या सभी, या सभी बिल्ली पागल होते हैं क्या? नहीं होते सभी। कुछ जो बिल्ली है या कुछ जो कुत्ता है वो पागल होता है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो क्या होगा, पागल प्राणी को दर्शाता है। प्रत्येक कुत्ता पागल नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये जो है ना वो पागल प्राणी को दर्शाएगा। कुछ जो कुत्ता है वो पागल होता है, उसी प्रकार से कुछ जो बिल्ली होगा वो पागल होगा। तो इसीलिए ये वाला जो डायग्राम है वो आप लोगों को समझ में आया ना, क्योंकि कुत्ते का जो प्रजाति है वो पूरी तरह से अलग है, बिल्ली का जो प्रजाति है वो पूरी तरह से अलग है, और पागल प्राणी क्या है, सभी के सभी जो है वो नहीं होता। तो इसीलिए सी वाला जो डायग्राम है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से अब फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़िए, गायक, अभिनेता और कलाकार, तो तीनों का ना किस प्रकार के डायग्राम संबंध बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो गायक, अभिनेता और कलाकार दिया है, तो आप लोग मुझे ये बताओ गायक और अभिनेता क्या कलाकार होते हैं कि नहीं होते हैं? दोनों के दोनों कलाकार है ना, तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो क्या होगा, वो कलाकार को दर्शाएगा। और उसके अलावा गायक क्या होता है, अलग होता है, अभिनेता क्या होता है, अलग होता है। कुछ जो गायक है वो क्या होगा, अभिनेता हो सकता है, और कुछ जो अभिनेता है वो गायक हो जा सकता है। जैसे आप लोगों ने भोजपुरी में पवन
सिंह को देखे होंगे। वो जो पवन सिंह आदमी है वो गाता भी है, मतलब म्यूज़िक मतलब गाना गाता है ना जी वो। उसके अलावा मूवी में क्या है, एक्टिंग भी करता है, हीरो भी है। तो कुछ गायक क्या हो सकता है, कुछ गायक जो है वो अभिनेता हो सकता है और कुछ अभिनेता जो है वो गायक हो सकता है ना। और कलाकार क्या है, ये दोनों के दोनों कलाकार हो जाएगा। देख समझ में आया आप लोगों को। कलाकार के अंतर्गत गायक और अभिनेता दोनों आ जाएगा। गायक जो है वो अभिनेता हो सकता है या अभिनेता जो है वो गायक हो सकता है, तो इसीलिए एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो इसलिए 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12वां को अब ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों को शहर से संबंधित दिया गया है तो 12 को पढ़िए। ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? अब आप लोग बताओ कैसे संबंध स्थापित होगा इनका। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला देखो ये इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बाहरी वाला जो सर्कल है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में ही आगरा एक शहर है। और आगरा में क्या है जी, तो आगरा में ही ताजमहल है। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे डायग्राम बना। उत्तर प्रदेश जो एक क्या है, एक राज्य है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या आता है, आगरा आता है जो एक जिला होगा। और उसके अलावा ताजमहल किसके अंतर्गत आएगा, तो आगरा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ताजमहल आ जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक शहर का नाम आगरा है और आगरा में ही क्या है, तो ताजमहल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो डायग्राम है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है जी आप लोगों को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए, ठीक है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो नंबर आ सकता है वो आप लोगों का प्रैक्टिस में आ सकता है। और कई लोग तो 30 में 30 पूरा बना करके आते हैं जी। तो इसीलिए ये आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए सबको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और खुद से मेहनत करना है। मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल मेहनत आपको ही करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। छात्र, अध्यापक और परिश्रमी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अब तीनों के संबंध को बताओ क्या होगा इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो छात्र, अध्यापक और परिश्रमी करके दिया है। तो देखो सबसे पहला ये जो फर्स्ट वाला सर्कल होगा वो छात्र हो जाएगा मान लो। दूसरा वाला जो सर्कल होगा वो परिश्रमी लोगे और तीसरा वाला जो सर्कल है वो क्या लोगे, अध्यापक ले लोगे। पहला वाला सर्कल क्या होगा, छात्र। दूसरा वाला जो सर्कल होगा उसको क्या लेना है, परिश्रमी। और तीसरा वाला जो सर्कल है उसको क्या लेना है, अध्यापक। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि छात्र जो है वो अलग होता है और अध्यापक जो है अलग है ना। दोनों अलग अलग है कि नहीं, आप लोग ये बताओ। छात्र पूरी तरह से अलग है और क्या है, अध्यापक जो है वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन परिश्रमी दोनों होगा ना जी। छात्र अपने एग्जाम के लिए, अपने जो तैयारी है उसके लिए परिश्रम करेगा और अध्यापक जो है वो क्या करेगा, अपने पढ़ाने के लिए परिश्रम करेगा। तो परिश्रमी दोनों हो सकता है, लेकिन छात्र अलग होता है और अध्यापक अलग होता है। तो दोनों के अंतर को आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। हिंदू, मुसलमान और विद्वान, तो इन तीनों का जो संबंध है वो किस डायग्राम में होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो हिंदू, मुसलमान और विद्वान दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट सर्कल में क्या आएगा, हिंदू आ जाएगा। सेकंड सर्कल में क्या आ सकता है, तो ये मुसलमान आ जाएगा। और विद्वान दिया है तो हिंदू भी क्या हो सकता है, विद्वान हो सकता है। और मुसलमान भी क्या हो सकता है, विद्वान हो सकता है। तो कुछ हिंदू है वो विद्वान हो सकता है और कुछ मुसलमान जो है वो विद्वान हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सर्कल है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला बीच का जो मीडिएटर है वो विद्वान में आ जाएगा। कुछ हिंदू विद्वान हो सकता है और कुछ हिंदू नहीं हो सकता है। और उसके अलावा कुछ मुसलमान विद्वान हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हिंदू पूरी तरह से अपने आप में अलग है, मुसलमान भी अपने आप में पूरी तरह से अलग है। तो इसीलिए ये जो डायग्राम है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। आज के अंतिम प्रश्न को। सबसे पहला नदी, नहर और बारहमासी जल स्रोत करके दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, अब आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे फर्स्ट में इसमें बोला है नदी, नहर और बारहमासी जल स्रोत बोला है। बारहमासी जल स्रोत का मतलब ये होता है कि वह नदी या वह नहर या वह पानी का स्रोत जो ना पूरा साल भर उसमें पानी मौजूद रहता है, अवेलेबल रहता है, सूखता नहीं है। तो देखो सबसे पहले जो इसमें डायग्राम बनेगा वो नदी अपने आप में अलग है और नहर अपने आप में दोनों ही अलग अलग है। और उसका अलावा बारहमासी जल स्रोत जो होगा ना वो ये वाला सर्कल आ जाएगा। कैसे? तो प्रत्येक नदी जो है वो 12 महीने तक की क्या रहता है, पानी भरा हुआ नहीं रहता है। कोई कोई जो नदी है वो सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो नहर है वो साल भर क्या होता है, उसमें पानी अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कई नहरों को आप लोग देखा होगा ना जी, केवल बरसात के समय ही चल पाता है रहता है और बाद में वो सूख जाता है। तो कई नदियाँ जो है वो क्या है, बारहमासी नहीं रहता है, और कई जो रहता है वो क्या होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। तो इसीलिए क्या है, नदियाँ अपने आप में अलग है, नहर अपने आप में अलग है, और कुछ बारहमासी जल स्रोत जो है ना वो इसमें बीच में आ जाए। कुछ नदियों में जल जो है वो पूरा साल भर पाया जाता है, और कुछ नहर में क्या है, जो जल है वो साल भर पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए जो सी वाला जो डायग्राम है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो ना तभी उसका नोटिफिकेशन आप तक की जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपके अपने एग्जाम तक की कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों का ये जो PDF है ना वो जल्द ही अपने जो चैनल है ना उसमें प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और रीजनिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।